लेबर वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनका टेक केयर करना। वेलफेयर मतलब उनके भले के लिए काम करना। ओके, सिंपल मतलब यही है कि जितना भी वर्कर क्लास है जो वर्किंग है, दैट इज़ टेक केयर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के माध्यम से, या फिर जो एम्प्लॉयर है उसके माध्यम से, या ट्रेड यूनियन के माध्यम से। सो जो भी वर्किंग क्लास होती है उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए जो मदद की जाती है, हेल्प की जाती है बाय द गवर्नमेंट, बाय द ट्रेड यूनियन, बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज़ कॉल्ड लेबर वेलफेयर। क्लियर? अब लेबर वेलफेयर को लेकर के कुछ थ्योरी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज आर द सम थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। दी किसके द्वारा दी गई है? वेंटन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो ये जो वेलफेयर की थ्योरी है हमारे सोशल वर्क सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस प्रकार से जो डिफरेंट थ्योरी वर्क करती हैं, किस प्रकार से हम वेलफेयर कर सकते हैं सोसाइटी का, कम्युनिटी का। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए लेबर वेलफेयर थ्योरी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी है, नाम बताइए आप लोग। द फर्स्ट वन दैट इज द पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉलिसिंग थ्योरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जैसे कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके जो ऑनर होते हैं, जो एम्प्लॉयर है और जो मैनेजमेंट है, दीज ग्रुप दे हैव सो मच पावर। उनके पास इतना पावर होता है कि आसानी से जो वर्किंग क्लास है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो लेबर क्लास है उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम करा करके, एक्स्ट्रा टाइम करा करके, कम पैसे दे करके, टाइमली पैसे ना देना, बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मुहैया न कराना, इंश्योरेंस न देना, तो कई प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इन सभी वर्किंग क्लास को बाय द ऑनर, बाय द एम्प्लॉयर, बाय द मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट है, जो वेलफेयर स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको रोके, उसको प्रिवेंट करे, और साथ ही साथ इन सभी ग्रुप्स को, ऑनर्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट को जो है उनको फोर्स करे बाय द लॉ। इसलिए बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं जिस पे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लेबर वेलफेयर की बात की जाती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है एज ए वेलफेयर स्टेट। सो जस्ट ट्राई टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन विच इज़ डन बाय द ऑनर्स, एम्प्लॉयर और द मैनेजमेंट, और साथ ही साथ उनको फोर्स करे एज पर द लॉ कि उनके ये जो वर्किंग क्लास है उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए प्रोविज़न बनाए, जैसे हेल्थ वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ओके, रहने के लिए व्यवस्था करना, और बाकी के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी सुविधा जो हो सकती है वो देनी चाहिए। इसको बोलते हैं पॉलिसिंग थ्योरी। ठीक है, पॉलिसी के माध्यम से। नेक्स्ट है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी माने क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति को जो है जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं वो जुड़ी होती हैं रिलीजन को, और रिलीजन के से हम किसी का भला कर रहे होते हैं। तो इस उम्मीद के साथ जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, उनके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो फाउंडेशंस होती हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा फाउंडेशन को दे देते हैं। तो फाउंडेशन के माध्यम से वो कुछ इस उम्मीद के साथ लोगों का भला करते हैं, वेलफेयर करते हैं कि शायद उनको कुछ बेनिफिट होगा फ्यूचर में, उनके बिजनेस में मुनाफा आएगा, या उनकी जो फैमिली है वो अच्छे से रहेगी, या इस प्रकार की उम्मीद के साथ वेलफेयर किया जाता है। उसको बोलते हैं रिलीजियस थ्योरी, जिसके माध्यम से एक रिलीजियस फीलिंग्स के माध्यम से हम वो सभी एक्टिविटी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा भला होगा। मतलब ये है कि पहले हम अपना भला चाहते हैं, हमारा भला हो, उसके लिए हम दूसरों का भला करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे जो कंपनियां जो कि इस उम्मीद के साथ लोगों का हेल्प करती हैं, मदद करती हैं,
जिसको हम समझ सकते हैं रिलीजियस थ्योरी के माध्यम से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एज ए देखें तो इंसान का जो स्वभाव है, उसका नेचर है, वो अपना भला चाहता है। अपने भले करने के लिए वो सेकेंडरी दूसरे का भला कर रहा होता है। दैट इज़ अ रिलीजियस थ्योरी। धार्मिक गतिविधि किसी के द्वारा की जाती तो क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसका भला हो, कुछ उसका बिजनेस बढ़े, या उसका जो काम कर रहा है वो अच्छा हो जाए, या उसकी फैमिली अच्छे से रहे। तो इस उम्मीद के साथ लोग काम कर रहे होते हैं, या उन्होंने कुछ पाप कर दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं टल जाएँ या ख़त्म हो जाएँ। इस उम्मीद के साथ लोग मतलब काइंड ऑफ वेलफेयर करते हैं। तो जो रिलीजियस थ्योरी है बताती है किस तरीके से मतलब इंसान का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो खुद का वेलफेयर करने का होता है, बट सेकेंडरी वो दूसरे का भला करता है, बिकॉज जो रिलीजियस फीलिंग होती है उसके अंदर। इसलिए तीसरा है फिलांथ्रोपिक वर्क। फिलांथ्रोपिक थ्योरी, फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर, सॉरी लेबर वेलफेयर। फिलांथ्रोपिक थ्योरी का मानना है कि इंसान स्वभाव से ही उसके अंदर एक बहुत ही हो सकते हैं इंस्टिंक्टिव अर्ज होती है दूसरे का भला करने की, मदद करना है। जैसे कोई व्यक्ति परेशानी में है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, कुछ पैसा देना या कुछ करना, हेल्प करना, तो हम सब कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वतः ही एक इंस्टिंक्टिव अर्ज होता है। वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि दूसरे की जो समस्या है, वो सफरिंग से, प्रॉब्लम से वो खत्म हो जाए। ओके, तो जो स्वभावता ही जो नेचर होता है व्यक्ति का, लविंग मैनकाइंड। तो ये फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्ति दूसरों की हेल्प कर रहा होता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, वो अपने मुनाफा का, अपने उसका बेनिफिट, बहुत सारा पैसा वो लोग खर्च कर देते हैं एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, बस इस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देना। ओके, तो ये क्या है? फिलांथ्रोपिक वर्क है। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन थ्योरी का मतलब क्या हुआ? बताइए। देखिए, पब्लिक रिलेशन का मतलब हुआ कि एक जैसे कि जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अगर उसको हम इस थ्योरी के माध्यम से देखें, समझें, तो जितना भी एडवर्टाइज वगैरह किया जाता है तो उससे मदद मिलती है अपनी किसी भी कंपनी को अपनी इमेज बनाने के लिए, एक अच्छा गुडविल गेस्चर प्रेजेंट करने के लिए कंपनी का लोगों के साथ जो वर्कर हैं, या बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर हैं, जो लोग हैं जहाँ पर आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो अपनी अच्छी इमेज दिखाने के लिए, कंपनी की अच्छी इमेज दिखाने के लिए, बेहतर या अंदर का जो एटमॉस्फेयर है कंपनी के अंदर, उसको बेहतर बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन को बिल्डअप किया जाता है। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब यही होता है कि कैसे हम बेहतर तरीके से अपनी इमेज बनाएं, उसके लिए मदद करना, हेल्प करना, वेलफेयर प्रोग्राम चलाना। दैट इज़ अ पब्लिक रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी या फंक्शनिंग थ्योरी, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का मतलब होता है कि ये मान्यता होती है कि अगर हम जो जितने वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो एफिशिएंट तभी होंगे जब उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज़, जो भी बेसिक सर्विसेज चाहिए उनको, जैसे हाउसिंग है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एजुकेशन है, अगर हम वो सब प्रोवाइड करा पाते हैं वर्कर को, तो वर्कर ज़्यादा काम करेंगे, एफिशिएंट होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी का ही मुनाफा है, बेनिफिट है। तो जो फंक्शनल थ्योरी है बात करती है कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में डायलॉग, डिस्कशन, उन एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, सो दैट कन्फ्लिक्ट कम हो। और कन्फ्लिक्ट जब कम होगी तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उसमें कंपनी का ही मुनाफा है, और बोल सकते हैं दोनों का उसमें प्रॉफिट है। दैट इज़ अ फंक्शनल थ्योरी। उसके लिए जो भी है जो वर्कर है उनके लिए हेल्थ केयर है, एजुकेशन, हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, बेसिक कम्युनिटी प्रोवाइड कराना, सो दैट के लगातार वो काम करें और काम बनता रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी काम के अंदर, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस थ्योरी बताती है कि जो भी वेलफेयर किया जा रहा है किसी भी संस्था के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके, दैट इज़ नॉट कि ऐसे ही कर रहे हैं कि उनका मन है, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द एजेंसी और द ऑर्गेनाइजेशन कि लोगों के भले के लिए काम करें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स है। हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं,
और वेलफेयर करना ये जिम्मेदारी है, दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ कि वो अपने मन से कर रहे हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ राइट टू डिसेंट ऑफ लिविंग, अच्छी लाइफ मिले, जीने के लिए बेहतर लाइफ हो। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर्स को वो सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं, सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, ताकि वो बेहतर लाइफ जी पाएँ, क्योंकि ये उनका अधिकार है, दैट इज़ अ ह्यूमन राइट। ये बात करता है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय। ओके, एक थ्योरी और है, दैट इज़ प्लेसेटिंग थ्योरी। प्लीज़ करना मतलब अपीज़ करना, जो वर्किंग क्लास है उनको कुछ न कुछ वेलफेयर एक्टिविटी के माध्यम से बेनिफिट देना, एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना, ताकि किसी प्रकार से जो वर्कर है स्ट्राइक न करें, आंदोलन न करें। ओके, सो दैट कि इंडस्ट्री के अंदर पीस रहेगी, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो काम बनता रहेगा। तो प्लेसेंट थ्योरी का मतलब होता है कि जो वर्किंग क्लास है उनको अपीज़ करना, उनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना, जैसे कि फेस्टिवल है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा उनको दे देना, सैलरी या कुछ भी गिफ्ट वगैरह देना। इससे क्या है, वो खुश रहेंगे तो काम करेंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर फीस रहेगी और काम बनता रहेगा। दैट इज़ प्लेसमेंट थ्योरी। क्लियर है सभी 7-8 थ्योरी? सर बोलिए। नोट्स में पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर की है। ट्रस्टीशिप, हाँ अच्छा, टेस्ट मतलब पैटर्निस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना ट्रस्टीशिप थ्योरी, गांधी जी ने बोला था कि जो भी कंपनियां जो कुछ पैसे कमाती हैं वो सोसाइटी से कमा रही हैं ना, तो जो कुछ भी अर्निंग है उनकी, जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ भी बन रहा है, वो सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है, ठीक है, पैसा है, ये जो मटेरियल है, जो प्रॉफिट है, उनको उसमें से कुछ प्रॉपर्टी में से दे शुड हैव टू लाइक स्पेंड सम मनी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके, फॉर द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी से उन्होंने कमाया हुआ है। तो जो ट्रस्टीशिप या जो पैटर्निस्टिक थ्योरी है, ये बात करती है कि जो कुछ भी जो एम्प्लॉयर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो जो कि कमा रहे हैं कहाँ से, पब्लिक से ही, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा निकाल करके वो उनके लिए भले के लिए काम करें, जो वर्कमैन है या जो लोग हैं उनके लिए काम करना। दैट इज़ अ पैटर्निस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। क्लियर? ओके सर, यस। तो जो हमारा हम लोग आगे पढ़ेंगे CSR बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपने जो समाज से, सोसाइटी से कमाया है, अर्न किया है, बिकॉज आपने जो भी काम कर रहे हैं सोसाइटी से तो अर्न कर पा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कुछ हिस्सा आप सोसाइटी में वापस दें। तो जो उसमें 2% रहता है वो इसलिए लिया जाता है ताकि CSR एक्टिविटी के माध्यम से आप किसी प्रकार का भी इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इफेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अगर कोई इंडस्ट्री कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वापस सोसाइटी को दे जो उसने वहाँ से लिया हुआ है। तो CSR इसी पे फंक्शन करता है। नेक्स्ट है HRM। क्या होता है HRM, बताइए? आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करने की जो कला है उसको बोलते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काइंड ऑफ ए स्ट्रैटेजी, इसके माध्यम से संस्था के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे बेहतर वैल्यूएबल एसेट्स बने कंपनी के लिए, उनको कैसे मैनेज करना है इफेक्टिव तरीके से, ताकि कंपनी के जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम प्राप्त कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। ओके, वो कैसे हो पाएगा? जब उनको सही रोल देंगे, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उनको मोटिवेटेड रखेंगे, उनको इंगेज रखेंगे, और उनकी स्किल्स, उनके पास जो स्किल्स हैं उसको लगातार इम्प्रूव करते रहना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, सो दैट कि इफेक्टिवली वो काम करें, वर्क करें और बेनिफिट हो। दैट इज़ कॉल्ड HRM। तो HRM बेसिकली हम लोग सोशल वर्क में पढ़ रहे होते हैं, सो दैट कि किसी भी सोशल वर्क जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी हो, उसमें किस प्रकार से हम जो लोग हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिकली चैप्टर है, बट हम लोग इसलिए पढ़ रहे होते हैं बिकॉज एज बी सोशल वर्कर जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं तो उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे हम लोगों को कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे इफेक्टिव तरीके से
ताकि उनके लिए जो उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको गोल करने में मदद मतलब कंप्लीट करने में हेल्प मिले, सो दैट जो कम्युनिटी है उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से सर्व कर पाएँ। दैट इज़ HRM, हाउ वी आर मैनेजिंग द पीपल। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ HRM? पहला है पर्सनल मैनेजमेंट, दूसरा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट वेलफेयर, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये कार्य होता है बेसिकली HRM का। अगर कार्य देखें, वर्क देखें, उसका जो स्कोप है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है पर्सनल मैनेजमेंट, दूसरा होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तीसरा होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है इसमें पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे किसी भी NGO के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, उनकी ग्रोथ पे फोकस करना, उनके विकास पे फोकस करना, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना, वो कैसे बेहतर बन सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बन सकते हैं, कैसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं संस्था के लिए। ओके, उसके लिए सभी की सभी, जैसे रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से, या बाकी उनकी परफॉर्मेंस कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, या जो इसके अलावा कैरियर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि दैट शुड बी वेरी अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेलफेयर एजेंसी है, उसके हिसाब से करियर डेवलपमेंट करना। कि अगर उसका स्कोप फॉर एग्जांपल दे आर लुकिंग एट द एजुकेशन, तो ऐसे सोशल वर्कर जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसी फील्ड में उनको और बेहतर स्किल्स प्रोवाइड कराना, करियर डेवलपमेंट करना, ताकि अगर कोई भी संस्था एजुकेशन फील्ड में और कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेती है या उस पर काम करती है, ताकि वो अपने उन्हीं एम्प्लॉय को यूज़ कर पाएँ, उन्हीं एम्प्लॉय का सहायता से आगे फर्दर उसी क्षेत्र में और बेहतर कर पाएँ। तो उनको लगातार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, और साथ ही साथ सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि जैसे कि कोई पोजीशन है, मैनेजर की पोजीशन है, तो उससे नीचे जो डिप्टी मैनेजर होगा वो उस पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा, उसके लिए तैयारी करना पहले से, है ना। जैसे किसी ने छोड़ दिया जॉब, कोऑर्डिनेटर है कोई, तो उसकी पोजीशन में कोई ना कोई तो आएगा ना। तो कंपनी में ऑलरेडी जो लोग हैं, जो एजेंसी के अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं, उनको हम पोजीशन पे कैसे पहुंचाएंगे उस पर, उसके लिए पहले उनका असेसमेंट करना, फिर फाइनली सक्सेशन प्लान के माध्यम से उनका प्रमोशन करना। ये हो गया आपका पर्सनल मैनेजमेंट। दूसरा हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब होता है कि ये एस्पेक्ट कवर करता है जो वर्किंग कंडीशन है किसी भी संस्था के अंदर। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, जो भी बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करानी है वर्किंग क्लास को, वो प्रोवाइड कराइए। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ उनकी वेलबीइंग है उसको प्रमोट करना, ये बात करता है एम्प्लॉय वेलफेयर की। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, भले के लिए काम करना। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में रिश्ता बेहतर हो, अच्छा रिलेशन बने, हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। मतलब झगड़ा, कन्फ्लिक्ट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। उनके अंदर बढ़िया बेहतर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेट करके काम करें, जो भी डिसीजन लेना है पूछ के एक दूसरे के साथ। एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए उसमें। कोई भी कंसर्न है, कोई इश्यू है, उसको वो सही से एड्रेस कर पाएँ। ओके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ओके, तो ये 3 इम्पोर्टेंट HRM के फंक्शन होते हैं। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल्स की। दीज आर द मॉडल ऑफ HRM गिवन बाय द American Society for Training and Development.
इनके द्वारा ये डेवलप किया गया। इसमें बेसिकली इन्होंने 9 सब सिस्टम या बोल सकते हैं कैटेगरी बनाई हुई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब ये तो पता ही होगा, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी संस्था के अंदर हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है कोई संस्था, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कैसे हम बेहतर प्लानिंग करें, ओके, कैसे मैनेज करना है पूरे पूरे सिस्टम को, क्या बदलाव करना है, मैनेज टीम कैसे बिल्डअप करनी है। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो वर्क होता है किसी भी संस्था के अंदर, वो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर। तीसरा होता है डिजाइनिंग जॉब्स। डिजाइनिंग जॉब्स का मतलब है कि जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है संस्था के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रिएट करना और उनको अलाइन करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन करें। कि जैसे कि मान लीजिए उनका काम है कि हेल्थ सेंटर बनाना, ओके, तो हेल्थ सेंटर बनाने के लिए ऐसे सोशल वर्कर होने चाहिए जिनको हेल्थ को लेकर के जानकारी हो, जागरूक हो, पहले से उनका अनुभव एक्सपीरियंस हो। तो उसी प्रकार की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना जो कि मदद करें हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, इस प्रकार की जॉब क्रिएट करना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेज प्लानिंग। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से हम तैयारी करते हैं फ्यूचर की भी, प्रेजेंट टाइम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, साथ फ्यूचर की भी देख रहे होते हैं कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, वो सभी क्या आगे फ्यूचर डिमांड हो सकती है, उसको कैसे पूरा करना है। तो एक पूरा पूरा का प्लानिंग की जाती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या चाहिए वो सभी। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन एंड स्टाफिंग। तो ये आपका पार्ट होता है रिक्रूटिंग वाला, कि जो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन होंगे उनको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हर एक संस्था के अंदर होता है, जो संस्था बड़ी है थोड़ी सी, वहाँ पर इस प्रकार का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़रूर होता है जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। पूरे जो भी काम चल रहा है उसके बारे में, उसको एनालाइज करना, उसको गैदर करना, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो पॉलिसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है उसके बारे में पूरी जानकारी। ये काइंड ऑफ दैट इज अ पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देना, रिवार्ड्स देना, या उनको कुछ भी बेनिफिट देना सो दैट वो मोटिवेटेड रहें, काम करें, दैट इज कंपनसेशन बेनिफिट। एम्प्लॉय असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है कभी कभी उनको मदद करना, जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, काउंसलिंग देना अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें मदद करना, हेल्प करना, ओके। क्राइसिस इंटरवेंशन, इनका यूज़ करना ताकि वर्किंग क्लास में उनको मदद मिल पाए, हेल्प मिल पाए। इसी प्रकार का चैलेंजेस। हाँ पूछिए। सर ये जो आप समझा रहे हैं ये सारे के सारे मॉडल्स हैं कि किसी एक मॉडल के अंदर सब वो है लाइन्स हैं? इसमें लिखा हुआ है 9 सब सिस्टम ऑफ द HRM। ये मॉडल के अंदर हैं, ये स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप नहीं बोलेंगे, सब सिस्टम बोल सकते हैं। कि जैसे ऐसा समझो, ये मॉडल है HRM, ये HRM है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये व्हील जो है इस प्रकार से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 1 2 3 यहाँ लिखे हैं ना, इसी प्रकार से समझो, ये उसी का हिस्सा है। दीज आर द मॉडल्स ऑफ HRM। अच्छा मॉडल एक ही है, मतलब इसी में ये है बस? मॉडल्स नहीं है, बेसिकली मॉडल है। HRM का मॉडल, मतलब HRM का जो मॉडल है वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ओके। मतलब जो जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती हैं HRM के अंदर, HRM को एज ए मॉडल की तरह हम समझ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होता है HRM के अंदर। तो उन्होंने बताया कि इसमें जैसे कि मान लीजिए जिसको हम मॉडल छोड़िए, इसको हम समझते हैं सिस्टम की तरह। ये हमारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या सब सिस्टम होते हैं, मतलब इसका कुछ काम तो है,
और काम क्या है इसका, ये सारे काम है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना। अब इसके अंदर जो सब सिस्टम है इनका भी फंक्शन है। लाइक डिजाइनिंग जॉब का मतलब क्या है, इनके अंदर जो है जॉब है उसको क्रिएट करना, बनाना, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है। इसलिए ये आपके सब सिस्टम हो गए और ये आपका HRM एज ए सिस्टम हो गया। इसको आप मॉडल बोल दीजिए या सिस्टम बोल दीजिए। ओके सर। ठीक है, एम्प्लॉय असिस्टेंस हो गया और लेबर और रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन बनाना बेहतर, मतलब एक हार्मोनियस वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पर, तो बेहतर रिलेशन, ट्रस्ट रिलेशन बनाना, कोलैबोरेशन करना। तो ये फोकस होता है किसका, HRM का। तो आपको ये देखना है कि जो स्कोप है HRM का और जो सिस्टम एज ए सिस्टम है क्या क्या काम करता है किसी भी संस्था के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली HRM का ही पार्ट होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, प्लानिंग, तो वो यही है। इसका काम क्या होता है, HRD का काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ओवरऑल डेवलपमेंट, स्किल प्रोवाइड कराना टू द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी संस्था के अंदर उनका एक ओवरऑल विकास, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलप करना, दैट इज HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर हम उनको स्किल्स देते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जो जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अनुसार उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, जैसे वर्कशॉप वगैरह कराई जाती हैं उनके लिए। इसके अलावा कैसे हम और ज़्यादा उनको कॉम्पिटेंट बना सकते हैं अपने काम के लिए, तो ये सबके काम कराए जाते हैं HRD के माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से। ओके, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? बताइए। मैन पावर प्लानिंग एक आपका मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है HRD के अंदर। एनीवन क्या होता है बताइए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने बंदे हैं उनका प्लानिंग सिस्टम बनाना है, किसको क्या काम करना है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना ठीक है, जैसे मान लो कोई NGO है, एक NGO है, इसका काम वो बेसिकली काम करता है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए या हेल्थ की जो क्राइसिस हैं उसको एड्रेस करने के लिए अगर वो कोई काम लेते हैं तो उसके लिए उनको सोशल वर्कर भी चाहिए, तो उसका रिक्रूटमेंट करना। ओके, तो ये सब काम होता है मैन पावर प्लानिंग के अंदर, कि बेसिकली वर्कफोर्स कितना चाहिए उसकी जानकारी, उसका फोरकास्टिंग करना, और किस काम के लिए कितने वर्कर चाहिए, फ्यूचर में कितने चाहिए। तो एक जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसको अचीव करने के लिए पूरा का पूरा जो वर्क होता है, जो वर्क फोर्स होती है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फोरकास्ट करना, ये काम होता है मैन पावर प्लानिंग के अंदर। क्लियर? दैट इज द मैन पावर प्लानिंग। अब उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो वो तो आप मतलब देखने से पता चल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं तो उसी प्रकार से, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एजुकेशन देना, डेवलपमेंट, मतलब स्किल्स वगैरह
इन्हेंस करना एम्प्लॉइज़ की, उनका प्रमोशन या अप्रेजल वगैरह करना, ये सब वही स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका CSR। CSR क्या होता है बताइए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CSR? सर जैसे किसी कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पब्लिक में सर्व करना है। ओके, आप इन्वायरमेंट में या एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, पता है मुझे। ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में, बात कर रहे थे कि जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, उनको मानना था कि जो भी सोसाइटी से हम अर्न करते हैं, वॉट एवर वी आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, दैट वी हैव टू गिव बैक, उनको वापस देना चाहिए समाज के अंदर। तो जितनी भी बड़ी कंपनी होती है जो पैसा कमा रहे होते हैं, तो वो कहाँ से कमा रहे होते हैं? सोसाइटी से कमा रहे होते हैं, लोगों से ही कमा रहे होते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वापस सोसाइटी को ही देना चाहिए। तो CSR काइंड ऑफ इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से जो कंपनी होती हैं वो देखती हैं कि उनके द्वारा कितना बोल सकते हैं कि डैमेज किया गया, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, किसी प्रकार के भी और भी कंसर्न हो सकते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ जितना भी अर्निंग कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा वापस सोसाइटी के लिए लगाएं, सोसाइटी के भले के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, या उनके द्वारा जो डैमेज किया गया है उसको कम से कम ठीक करें। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, कहीं पर जैसे कोई कंपनी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो लोग हॉस्पिटल बना सकते हैं आसपास के विलेज में, आसपास के एरिया के अंदर, ठीक है, या वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं फ्री में, तो वो भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे रोड वगैरह बनवा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आपका इसके अंदर आ जाता है। पूछिए। बोलिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां पेड़ लगाती हैं, ठीक है, बड़े स्केल पे, या फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती हैं कि जो हमारे देश का कल्चर है या जो नेशनल हेरिटेज है, जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, तो कई प्रकार के वर्क होते हैं। बेसिकली ये है कि CSR का जो फोकस होता है कि कुछ न कुछ आप ऐसा काम करिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप यूटिलाइज करिए फॉर द सोसाइटी के लिए, भले के लिए काम करना, दैट इज सिंपल। CSR इंडिया का बोल सकते हैं, दुनिया में इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने CSR को इम्प्लीमेंट किया। सो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, एंड CSR को बनाया गया अंडर विच एक्ट? कंपनी एक्ट 2013, अंडर सेक्शन, ये भी याद रखना सेक्शन आता है कभी कभी 135। बाद में कुछ चेंजेस हुए इसके अंदर, अमेंडमेंट आया एक्ट के अंदर, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, तो इस एक्ट के अनुसार जो भी कंपनियां जो कि एप्लीकेबल हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर मेंशन किया गया है कि CSR के जो प्रोविज़न है, अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी देखें ये कौन कौन एप्लीकेबल है अंडर दिस एक्ट, तो ऐसी कंपनियां जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या बराबर है, टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़
है 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट, टर्नओवर और नेट वर्थ, इसका मतलब समझ में आता है? दूसरा इसमें ये है कि वो सभी कंपनियां जो कि इस कैटेगरी में आएंगी उनको एटलीस्ट दे हैव टू स्पेंड 2% ऑफ एन एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का उनको खर्च करना है, ना कि नेट वर्थ का, ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल मतलब ये होता है कि ये क्राइटेरिया एप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है कंपनी की पिछले 3 सालों का देखते हुए, कि जो पिछले 3 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो एक्टिविटी है उसके आधार पर देखा जाता है, फिर ये निकाला जाता है नेट आपका वर्थ है, टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट है, उसके आधार पर, ठीक है। उसमें से फिर 2% आपको एवरेज खर्च करना पड़ता है फ्रॉम दी नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ उससे, मतलब इससे जितना भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको 2% खर्च करना है। ओके, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से आप टोटल जो खर्चा है एक्सपेंसेस है उसको कम कर दीजिए, माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज अ नेट प्रॉफिट। उसका 2% खर्च करना है, मिनिमम 2%, ज़्यादा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है सेक्शन 135 के अंदर। जो कंपनी मीट करती है फॉलोइंग क्राइटेरिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा होगी, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो इसके अंदर आएंगे अंडर सेक्शन 135। और इसके अलावा CSR एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो होगा एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। बोलिए, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये वाला फैक्ट है, तीसरा सेक्शन कौन सा है, चौथा एक्ट कौन सा है। ये 4-5 आपके फैक्ट्स यहाँ पर बन गए हैं। और अमेंडमेंट एक्ट, क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISO की। देखो ISO के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ISO के द्वारा पब्लिश किए गए हैं स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो उसकी लिस्ट तो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फैक्ट्स है, उसको आपको देख लेना है। जो रिवीजन PDF उसके अंदर है, कुछ मैंने लिखे हुए हैं तो देख लेना। बट इसका जो फैक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इसका ISO को फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, और इसका हेडक्वार्टर दैट इज इन दी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ISO का फुल फॉर्म दैट इज दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये फुल फॉर्म है, याद रखना। एक क्वेश्चन है PYQ में ISO का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आपको ध्यान देना है। ISO काम क्या करता है बेसिकली, बताइए। देखिए ISO का काम होता है कि जितने भी दुनिया में जो बड़ी कंपनी है, जो भी कोई सर्विस दे रही है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई सिस्टम है बना रही, कुछ भी है, उनके द्वारा जो भी सर्विस दी जा रही है, जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के वर्ल्ड क्लास स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, सो दैट कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो, सेफ्टी और एफिशिएंसी सुनिश्चित की जा सके, मतलब बेहतर होगा। अगर ISO सर्टिफिकेशन दिया गया किसी प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। जो कंज्यूमर जो उसको लेगा, परचेज करेगा, अगर वो देख लेगा इसमें ISO सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा है, जो सर्विस दी जा रही है बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, एफिशिएंट होगा, सेफ्टी, एफिशिएंसी, ये सभी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। इसलिए ISO सर्टिफिकेशन कराती हैं कंपनियाँ, खुद कराती हैं अपने फ़ायदे के लिए,
ताकि लोगों को पता होता है कि जिस पे ISO सर्टिफिकेशन है तो लोग उसको परचेज़ करते हैं भरोसे के साथ। तो सभी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर हो, चाहे फूड हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे हेल्थ केयर, एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में ISO सर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे जब भी आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पर ISO मार्क लगा हुआ है, तो कंपनी को आसानी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाती है, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है उस प्रोडक्ट पे, सर्टिफिकेशन पे। नेक्स्ट है 6 सिग्मा। क्या है 6 सिग्मा, बताइए। ये कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये डिफरेंट मैथोलॉजी। 6 सिग्मा है, इसके अलावा केजन है, पैरेटो डायग्राम, कैनबैन। दीज आर द मल्टीपल मेथड्स जिनको यूज़ किया जाता है। बोलिए, कोई बताएगा? बोलते बोलते थक जाते हैं। आप लोग बताइए कुछ, 6 सिग्मा क्या होता है? ये भी सर क्वालिटी से रिलेटेड है ना, डेटा एनालिसिस करते हैं। तो 6 टाइप के रहते हैं इसमें, हर एक में 5-5 रहते हैं, टी मेक करके एंड डी। और कोई बताइए, क्लास में तो आज काफ़ी लोग हैं, 14 है। फॉर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए है जो है 6 सिग्मा यूज़ करते हैं क्या? सर इसमें बेसिक में दिया था इसको, और 6 सिग्मा में सर जो सेट ऑफ टेक्निक्स और टूल्स दी गई हैं जो प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट लाने में मतलब हेल्प करता है। ओके, तो सर 6 इसमें मतलब काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज दी गई हैं, स्टेप्स दिए गए हैं। ओके। एंड आल्सो फॉर द रिमूविंग डिफेक्ट्स। तो बेसिकली इसका जो मेन जो फोकस होता है ना 6 सिग्मा का, इज़ अ काइंड ऑफ मैथोलॉजी जिसका यूज़ किया जाता है ऑफ कोर्स प्रोसेस को इम्प्रूव करना, क्योंकि अगर हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें डिफेक्ट्स कम हो, तो पूरे के पूरे प्रोसेस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन 6 सिग्मा का जो फोकस होता है वो ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाएं, कम से कम डिफेक्ट हो। ओके, तो ये 6 में माना जाता है कि दैट फॉलो द DPMO। DPMO का मतलब होता है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मतलब 1 मिलियन में शायद 3.4 प्रोडक्ट जो होंगे वो साइड डिफेक्ट होंगे, अदरवाइज़ 90.9% कोशिश की जाती है कोई भी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो जो डिफेक्ट रेट होगा वो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में होगा। दैट इज़ क्रिएटेड बाय द मोटोरोला इन 1980। तो ऑफकोर्स उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार का हर्डल से उसको ठीक करना, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, डिफेक्ट्स को कम कर देना और क्वालिटी बेहतर बनाना प्रोडक्ट की, दैट इज़ मेन फोकस। ओके, तो जो भी पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वेरिएशन आ रहा है किसी प्रकार का, उसको हम कैसे एलिमिनेट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको क्या मेजर करना है, कैसे प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट फ्री है वो लगातार रहे, कंसिस्टेंस रहे, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट निकलता रहे, एक ही क्वालिटी हो और डिफेक्ट फ्री हो। सो दैट इज़ द 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा का जो फोकस होता है वो होता है सबसे पहले कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट को बनाना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। ओके, देन अगेन जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना। ओके, जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको हटाना, रिमूव करना, रिड्यूस करना, कम करना। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट मैथोलॉजी यूज़ की जाती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द DMA-IC और सेकंड दैट इज़ द DMA-DV।
ठीक है। जो पहली है DMAIC, इसका काम होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको बेहतर करना, कि फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, डिफेक्ट्स नहीं होंगे। वो कब होगा? जब पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा अच्छा होगा। अगर इन केस प्रोसेस के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो डिफेक्ट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना। इसलिए यहाँ पर लिखा है आई। इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ओके। दूसरा है DMADV। ये होता है कि जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोसेस है उसको हम चेंज कर देते हैं, न्यू प्रोसेस को डेवलप करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है डी मतलब डिज़ाइन। बाकी प्रोसेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर DMAIC। डी का मतलब हो गया डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन मतलब होता है जो भी प्रोजेक्ट है उसका गोल डिफ़ाइन करना, या जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब डिफ़ाइन में आता है। एम का मतलब होता है मेजर करना। मेजर मतलब होता है डाटा कलेक्शन करना, कि कैसे हम बहुत एकदम करेक्ट प्रोसेस को फॉलो करें, परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, उसको लगातार मेजर करना। फिर आता है आपका एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के क्या क्या रूट कॉज हैं उसको फाइंड आउट करना, क्यों डेफिशिएंसी आ रही है, इनएफिशिएंसी आ रही है प्रोसेस के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना, तो पूरा प्रोसेस को एनालाइज करना। देन आई का मतलब मैंने बता ही दिया, आई का मतलब है इम्प्रूव करना, क्योंकि प्रोसेस वही है। तो अब हमको पता चल गया कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेस को ठीक करेंगे। और सी का मतलब हुआ कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, कि अब प्रोडक्ट बन रहा है अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, डिफेक्ट्स नहीं है, तो उसको सस्टेन बनाए रखना, लगातार उसी प्रकार के प्रोडक्ट बनते रहें, कंट्रोल करना पूरे प्रोसेस को। इसी प्रकार से DMADV के अंदर डी का मतलब डिज़ाइन होता है। यहाँ पर हम दोबारा से नई डिज़ाइन बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, नया प्रोसेस हो गया, नया प्रोडक्ट हो गया, कुछ हो गया। क्लियर? क्लियर है सर। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसका इम्प्रूव करना, डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा। नेक्स्ट है केजिन। ये जापानी टेक्निक है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। लगातार इम्प्रूवमेंट लाना, और ये बदलाव होगा दैट इज़ वेरी इंक्रीमेंटल चेंज, सो दैट कि जो पूरी एफिशिएंसी है उसको हम बेहतर करें, उसको इम्प्रूव कर पाएँ, क्वालिटी बेहतर हो प्रोडक्ट की, प्रोसेस इफेक्टिव हो, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए पूरा का पूरा प्रोसेस। तो ओवरऑल बेसिकली यहाँ पर फोकस होता है कि लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। और इम्प्रूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं केवल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल ऐसा कंडीसिव बनाना कि इसमें सभी का जो योगदान है, सभी का इम्पोर्टेंस है, जब सब पे फोकस करते हैं, इवन एम्प्लॉय जो होंगे उनका भी जो रोल होता है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। मतलब हर एक लेवल पे कैसे हम बेहतर और ज़्यादा, जितने भी एम्प्लॉय उसमें इंगेज हैं सभी लेवल पे, उनको आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कस्टमर का क्या फोकस है, क्या उनको किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, टीम वर्क। तो पूरे के पूरे प्रोसेस पे हमारा फोकस होता है, लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाना हर एक स्टेज में। ये है जापानीज टेक्निक केजिन। क्लियर है? तो कौन सा एरिया, कहाँ पर बदलाव करना है, चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, उसको फाइंड आउट कर लेना। करंट प्रोसेस क्या है उसको एनालाइज करना, कैसे सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखना समझना, फिर एवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, चेंज के लिए बदलाव करना, फिर लगातार। तो ये पूरा का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। ओके सर। ओके, तो ये डिफरेंस जो है बेसिकली केजिन और सिक्स सिग्मा के अंदर। तो सिक्स सिग्मा का जो फोकस होता है वो होता है कि
जो आउटपुट आना चाहिए वो क्वालिटीफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट बढ़िया हो। ओके, भले ही चाहे उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो जाएं, जैसे कि मेन फोकस हमारा ये भी होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आउटपुट अच्छा है, लेकिन कम से कम रिसोर्सेज यूज करके बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन सिक्स सेवन का फोकस होता है कि कैसे हम बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बट जो केजन है उसका जो मतलब होता है, उसका फोकस होता है कि पूरी की पूरी जो बिजनेस मॉडल है या जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, बेहतर वर्किंग कंडीशन या बाकी चीज़ें, एफिशिएंसी है, जो वेस्टेज है, वेस्टेज को कम से कम करना और आउटपुट बेहतर आउटपुट लाना। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट बेहतर बना सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज करेंगे तो निकल जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन हम कम से कम वेस्टेज हो और प्रोडक्ट भी अच्छा बने तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बहुत एफिशिएंसी चाहिए, तो केजन के माध्यम से आती है। क्लियर? नेक्स्ट है कैनबन। कैनबन का मतलब क्या होता है? देखिए, कैनबन एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एक वर्क फ्लो जो होता है, वर्क फ्लो मैनेजमेंट मेथड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप्स पर नज़र रखना। ठीक है, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, तो मतलब मल्टीपल असेंबली हो सकती है। प्रोडक्ट फाइनल जो लॉन्च होगा लास्ट में निकल के आएगा, यहाँ से आउटकम आएगा, ये इनपुट हो गया यहाँ से, और बाकी का बीच का मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट बन के गुजरता है, आगे बढ़ता है। तो हर एक स्टेज के अंदर यहाँ पर कलर कोडिंग की जाती है, बॉक्सेस बनाए जाते हैं कि हर एक कलर का अपना एक मतलब है। जैसे ग्रीन कलर है, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। अगर रेड कलर है तो पता लग रहा है कि इस वाले स्टेज के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार का डिफेक्ट्स है, उसको ठीक करना। अगर येलो कलर है तो मतलब यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो अगर हर स्टेज के अंदर हम देखते जाएंगे क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जो वर्क फ्लो है वो सही होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता चलता जा रहा है, तो टाइम कम लगेगा। और जो भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम हटा सकते हैं। ओके, जो लिमिटेशंस हैं उसको हटा सकते हैं। अगर ओवरलोडिंग वर्क हो रहा है तो उसको भी कम कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि बेसिकली डिफ़िकल्टी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये जो है कैनबन वर्क करता है, वर्क फ्लो के इस तरीके से वर्क करता है। कैसे हम ओवरऑल मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो। ऐसे हर एक स्टेज के अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, या जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम हटा सकते हैं, या कुछ वहाँ पर चेंजेस करना है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को हटा सकते हैं। तो ये कैनबन जिसको बोलते हैं, कैनबन। इससे होगा क्या, इससे होगा कि हर एक स्टेज के अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नज़र आ रहा है। ये हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, जैसे 6 मंथ का आपने बना लिया पूरा टाइम टेबल, आपको देखना है कि एक महीने में आपने कितना पढ़ा, क्या उसमें कितना कितना कोर्स कवर हो गया आपका। यहाँ पर आप कलर कोडिंग कर सकते हैं, कहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक दोबारा रिवाइज़ करना है, तो डिफरेंट कलर कोडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हर महीने का अलग अलग बना सकते हैं। तो ये जो है वर्क फ्लो प्रोसेस हर जगह अप्लाई हो सकता है जहाँ पर हम किसी प्रकार का वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अभी जो डिस्कस किया सब इम्पोर्टेंट ही है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन?
बताइए। सर जितने भी इंडस्ट्री है उनका एक दूसरे से रिलेशन किस टाइप का है? एक दूसरे को रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट या कोई रिक्वायरमेंट आइटम मटेरियल। अच्छा, तो देखिए एक कंपनी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री का मतलब कई एक बड़ी इंडस्ट्री का कई छोटी छोटी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप किस टाइप का है, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर और भी स्टेक होल्डर होते हैं। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, ट्रेड यूनियन हो गया, गवर्नमेंट भी हो गई, और बाकी कोई एसोसिएशन है, और कोई भी स्टेक होल्डर होगा, वो सभी के सभी आपके आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सभी स्टेक होल्डर आते हैं। ओके, अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा फोकस बेसिकली होता है एम्प्लॉय को लेकर के, एम्प्लॉयर को लेकर के, इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दी एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। जो वर्कर हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच का जो रिश्ता है उसको समझने के लिए हम लोग IR पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है रिलेशन, दैट जो एम्प्लॉयर है और जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, इसका जो उद्देश्य होता है IR का, ये उद्देश्य होता है कि किस तरीके से जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है और मैनेजमेंट है, उन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो, मतलब म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, दोनों ही सेक्शन, चाहे वो लेबर हो चाहे मैनेजमेंट हो। कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। अगर हम रिश्ते समझ पाएंगे दोनों के बीच में क्या रिश्ते हैं, तो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो उद्देश्य है, क्योंकि लेबर हो चाहे मैनेजमेंट हो, उनका उद्देश्य तो एक ही है कि किसी भी संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दोनों साथ में काम कर पाएँ। कंडीशंस जितनी भी, चाहे हेल्थ कंडीशंस हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो, वो सभी कंडीशंस वर्कर की अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। इसलिए हम लोग IR पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हैं। क्लियर है? और बाकी जो मैंने यहाँ पर स्टेक होल्डर लिखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपको समझना है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो चलता कैसे है, गवर्न कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फार्मूला दिया गया था, दैट इज़ गिवन बाय द डनलॉप। नाइनटीन 1958 के अंदर इनके द्वारा एक सिस्टम क्रिएट किया गया, अप्रोच बनाया गया बाय द जॉन टी डनलॉप के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, दैट इज़ गवर्न बाय द वेब ऑफ रूल्स, द फंक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर, API। ए का मतलब होता है एक्टर्स। कौन कौन से एक्टर्स इसके अंदर है? जो मैंने अभी बताया, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, अदर स्टेक होल्डर है, ट्रेड यूनियन है। सो दिस द मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो कि स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट होते हैं। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जिस टूल्स, जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं किसी कंपनी के अंदर, और वाट एवर द टेक्निक्स टूल्स दैट आर यूज एंड दैट कैन बी इन्फ्लुएंस द वर्क कंडीशंस, उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। एम का मतलब होता है मार्केट, क्योंकि मार्केट भी होना चाहिए ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन किस में देखेंगे हम? मार्केट को समझेंगे, किस प्रकार का मार्केट है, ओपन इकोनॉमी है या क्लोज इकोनॉमी है, मोनोपोली है, नहीं है, तो वो मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझने के लिए। नेक्स्ट है पावर, पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर मतलब हुआ कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो रही है, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है
या बाकी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। बेसिकली रूल सेटिंग किस प्रकार की है, उनके जो रूल हैं आपस में वो किस प्रकार से बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आईआर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए फंक्शन लिखा है, मतलब इन पाँचों में जो वेरिएबल है यहाँ पर, ओके, इन वेरिएबल में किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो आईआर में चेंज आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन में बदलाव आएगा। तो चाहे वो आपका एक्टर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केट हो, या फिर पावर स्ट्रक्चर हो, पावर किस प्रकार का बना हुआ है, और चाहे आइडियोलॉजी। आई का मतलब है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब हुआ कि जैसे देश के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में जो माहौल है कि हमारा फोकस होना चाहिए स्टार्टअप पर, तो गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ अलाइनिंग विद द पीपल। लोग भी चाहते हैं कि स्टार्टअप करें, और अगर गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्टार्टअप होना चाहिए, वो ऐसा माहौल क्रिएट करके दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। तो अगर दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, बाकी स्टेक होल्डर की आइडियोलॉजी सेम है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आईआर पे पड़ता है। सो दीज आर द डिफरेंट 5 एलिमेंट और वी कैन से वेरिएबल, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस प्रकार का इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा। सो दिस आईआर इज बेसिकली गवर्न बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, और उसको बोलते हैं वेब ऑफ रूल्स, ATMPI। एक्टर्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट, पावर स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस यूनिट से, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 90% होते हैं। इजी है बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? बार्गेनिंग से समझ में आ रहा होगा काइंड ऑफ नेगोशिएशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्किंग क्लास की और मैनेजमेंट की, एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेगोशिएशन क्यों किया जाता है? ताकि किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट ना हो, या उनके जो अधिकार हैं, जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो भी उनके बचे रहें। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, बेजेस, इंसेंटिव है कुछ है, इसके अलावा बेनिफिट क्या क्या मिलने चाहिए वर्कर्स को, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, बाकी और कौन सी एम्यूनिटी मिलनी चाहिए। तो इनके जो अधिकार हैं ये तो आपके वर्किंग क्लास के हो गए। इसी प्रकार से जो आपकी मैनेजमेंट है वो भी अपने भले के लिए, फ़ायदे के लिए देखते हैं कुछ, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इनके पास तो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो करना है, मतलब उनका बेनिफिट होगा ही होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसे बेहतर नेगोशिएशन हो सकता है ताकि दोनों का बेनिफिट है, मतलब दोनों ही विन एंड विन सिचुएशन में रहें, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। सो जो काइंड ऑफ अ नेगोशिएशन प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों डिटरमाइन करते हैं जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, टर्म्स कंडीशंस, बेसिस, उनके बीच में मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, समझना, ताकि बेहतर कोऑपरेशन हो, उनके बीच में बेहतर रिलेशन हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो और किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट ना रहे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है किस प्रकार का इसका नेचर है? दैट इज़ बाय पार्टाइट प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विपक्षीय निकाय है, दो ही पक्ष हैं इसके अंदर, एक एम्प्लॉयर है, एक आपका एम्प्लॉई है। इसको बाइटाइट पार्टी बोलते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में लिखा होता है ट्राई पार्टाइट। ट्राई पार्टाइट मतलब होता है त्रिपक्षीय निकाय, 3 पक्ष नहीं, इसमें 2 ही पक्ष हैं। तो ध्यान रखना ये ट्राई पार्टाइट नहीं है, बाई पार्टाइट प्रोसेस है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहला होता है कंजक्टिव बार्गेनिंग, या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ? कंजक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ?
देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि एक पार्टी, जैसे दो पार्टी है, एक आपका एम्प्लॉय हो गया और दूसरा एम्प्लॉयर हो गया। स्टेज भी होती है कैसी, कोई भी आपका अगर मतलब इस कॉन्सेप्ट है उसके स्टेप्स हो सकते हैं। मतलब स्टेप क्या बोलें, उसका बोल सकते हैं प्रोसेस होता है दोनों के बीच में, हो सकता है मतलब स्टेप हो सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वैसे भी अगर 4 आपको स्टेप दिए जाएंगे तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि क्या स्टेप हो सकते हैं उसके, है ना। जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा अगर होगा तो झगड़ा रिजॉल्व कैसे होगा, वो मल्टीपल जो स्टेप्स होंगे दैट कैन यूजली आप उसको आगे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। रिवीजन क्लास में बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग। कंजक्टिव डिस्ट्रक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अंदर मतलब इन दोनों पार्टी में से एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को नुकसान होगा। तो इसमें से एक को मुनाफा हो सकता है, दूसरे को नुकसान हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, क्योंकि दोनों में से एक कोई, जैसे कि होता क्या है यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब इसका जो मानना है कि जो रिसोर्सेस हैं दैट इज़ वेरी लिमिटेड, अब उसको डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करना है तो क्या होगा, या तो जो मैनेजमेंट है उसको बेनिफिट हो पाएगा या फिर एम्प्लॉय को बेनिफिट हो पाएगा। तो एक का नुकसान एक का फ़ायदा होता है। ओके, दूसरा है आपका इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ओके, जैसे मान लीजिए पहले वाले में आपका एग्जांपल हो सकता है कि जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, मिनिमम कॉस्ट हो। ये कौन चाहता है, ये एम्प्लॉयर चाहता है। और वर्किंग क्लास क्या चाहती है, वो चाहती है कि बेज हाई हो, ज़्यादा पैसा मिले। ओके, तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो एक की बात मानी जा सकती है, तो इसको बोलते हैं हम कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। दूसरा होता है इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पर बिन बिन सिचुएशन होती है, दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय चाहते हैं कि वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। ओके, तो अगर मान लीजिए मैनेजमेंट इसको बेहतर कर देता है वर्किंग कंडीशन, तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, काम करने का जो है काम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा तो काम ज़्यादा होगा, तो दोनों का फ़ायदा। तीसरा है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था है कुछ नया काम करना शुरू करती है, या मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है या नए प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, तो जनरली जो वर्किंग क्लास होती है वो नहीं चाहेगी ना। वो क्यों चाहेगी कि उतनी पैसे में दोबारा हम कुछ नया सीखें, नया काम करें, एक्स्ट्रा काम करें, वो नहीं चाहेगी। ओके, तो अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि जो है वो नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर लें, नए प्रोसेस को अडोप्ट कर लें। ओके, अगर उनको बोनस मिलता है, बोनस मिलेगा तो ज़रूर वो चाहेंगे कि ठीक है हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, या कोई नया वर्क है उस प्रकार का काम को हम अडोप्ट कर सकते हैं। ओके, तो इससे होगा क्या, दोनों फ़ायदा होगा। बोनस मिलेगा तो जो एम्प्लॉय है उनका फ़ायदा होगा, नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट होगी तो कहीं प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इससे एम्प्लॉयर का फ़ायदा है। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का मतलब होता है कि जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, बट अगेन बार्गेनिंग करना है तो बोनस देना पड़ेगा वर्किंग क्लास को, तभी उनका भी बेनिफिट होगा। तो ये कहलाएगा आपका प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। एक और होता है दैट इज़ द कंसेशनरी बार्गेनिंग, कंसेशन करना। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी के अंदर काम कम हो, या कंपनी घाटे में जा रही हो, या ऐसा कुछ इस प्रकार से कोई भी कंपनी है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होगी, तो फिर जो वहाँ पर वर्किंग क्लास होती है, जो वर्कर होते हैं, मान जाते हैं कि चलो ठीक है, जो बेज है उनको मिलता है उसको थोड़ा कम कर लीजिए, रिड्यूस कर दीजिए,
या उनको जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसको कुछ कम कर दीजिए, थोड़ा कट कर दीजिए, ताकि संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा ईजी हो, मतलब जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं उसको मैनेज कर पाएँ उसको, सो दैट कि एम्प्लॉय की जो सैलरी वगैरह कम कर देते हैं, कट कर देते हैं, 3-4 महीने में देते हैं, तो ये तरीका हो तो उसको बोलते हैं कंसेसरी बार्गेनिंग। तो ये बार्गेनिंग की जाती है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और बताया जाता है कि ये कंडीशन से ये समस्या है, तो अभी आप लोगों का जो सैलरी है उसको हम कम करेंगे या कट करेंगे या 2 या 3 महीने में एक साथ देंगे। तो ये दिस इज द कॉल्ड एज कंसेसरी बार्गेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक को समझते हैं। जॉब एनालिसिस एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट को गैदर करते हैं, एनालाइज डाटा। किस लिए? जो डॉक्यूमेंट गैदर कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, जॉब के लिए बेसिक। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब वो दोनों कंपोनेंट हैं। देखिए, कोई भी जॉब है, फॉर एग्जांपल एक सोशल वर्कर कहीं पर जॉब करता है, जिस पोजीशन पे वो है, तो उस पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, क्या स्किल्स होनी चाहिए पर्सन के अंदर, तभी वो मैनेजर बन सकता है किसी एनजीओ के अंदर। उस पोजीशन की कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी कि ये स्किल्स होनी चाहिए, इतना अनुभव होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर जॉब को लेकर के एनालिसिस किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि उस पोजीशन पे जो लोग हैं, ऑलरेडी हैं, ओके, या उस पे जो आने वाला है व्यक्ति, या उस जॉब को डिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करना है, क्या करना है, उस चीज़ का ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए हम जॉब एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी संस्था के अंदर एक पोजीशन पे 10 लोग हैं, एक ही प्रकार का वर्क करते हैं, जैसे मैनेजर हैं, तो अगर 4 मैनेजर हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो पोजीशन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको लेकर के जॉब एनालिसिस किया जाएगा ताकि समझ पाएँ कि बेसिकली इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्या अगर जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और सिखाना है, बताना है, कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट कराना है इस पोजीशन के लिए, तो पहले हम जॉब एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, 4 लोगों से बातचीत करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, या मान लीजिए उस पोजीशन के लिए नए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल्स क्या चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो सब चीज़ समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए रोल, किसी भी एम्प्लॉय का जो रोल है उसको डिफाइन करने के लिए किसी भी संस्था के अंदर हम रोल जॉब एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे और भी मदद मिलती है हमको। अगर हम जॉब एनालिसिस कर पाते हैं तो आसानी होगी जो एचआर हैं उनको जॉब के लिए रिक्रूट करने के लिए, है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करने के लिए, जॉब डिजाइनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले से डेटा है और वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए किस प्रकार के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उससे। तो ये हमारा कहलाता है जॉब एनालिसिस। ठीक है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम करेगा वो, क्या उसका टास्क है, क्या ड्यूटी है, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को लेकर के। दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें आता है क्वालिफ़िकेशन, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफ़िकेशन कितनी है, क्या क्या स्किल्स है और क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी एनजीओ के अंदर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, ऑफिसर है, तो उसके पास सोशल वर्क की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट पहले से काम किया हो, तो ये दिखाता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। उसी प्रकार से जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि
जो जॉब है सोशल वर्कर की, उसमें आपका किस प्रकार का रोल है, जैसे कि उसका काम होता है इंटरव्यू करना, सर्वे करना, अलग अलग जगह जा कर के अवेयरनेस कैंपेन चलाना, काउंसलिंग देना। तो ये क्या है, उस जॉब को लेकर के उसके टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? बताइए। जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका टास्क रहता है, क्या क्या काम है उसमें, काम क्या करेगा उसको देख के, जैसे मैनेजर है या एम्प्लॉय है या सुपरवाइजर है, तो इस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन उसके रिक्वायर्ड क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी कि किस क्वालिफिकेशन का बंदा मैनेजर बनेगा, किस क्वालिफिकेशन का सुपरवाइजर और बाकी जो एम्प्लॉय वर्कर। बिल्कुल यही मैंने बताया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि उस पोजीशन के लिए उसकी ड्यूटी क्या है, उसका टास्क क्या है, उसका वर्क क्या है। जैसे कि सोशल वर्कर है तो वो क्या क्या काम करता है, उसका काम सर्वे करना है, उसका काम अवेयरनेस कैंपेन चलाना, उसका काम काउंसलिंग करना, उसका काम इस प्रकार की जो वर्क है, उसके रोल है। इसी प्रकार से जॉब स्पेसिफिक मतलब होता है कि उस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लाइक क्या क्या स्किल चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए। सो दीज आर द जॉब स्पेसिफिकेशन। क्लियर? सब क्वालिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा या स्पेसिफिकेशन में आएगा? सॉरी, जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा या स्पेसिफिकेशन में आएगा? लाइक डिग्री जो भी है रिक्वायरमेंट। वो तो आपका स्पेसिफिकेशन में आएगा ना। स्पेसिफिकेशन में जॉब को स्पेसिफाई करना। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जॉब आपके पास है, अब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बेसिकली काम क्या करेगा। जैसे मान लीजिए आपको जॉब मिल गया, आपको जो आईडी कार्ड लिखा आपको दिया रहेगा, आइडेंटी कार्ड उस पर लिखा होता है आपका रोल क्या है। आप मैनेजर हैं तो मैनेजर के जो रोल है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसके टास्क है, जो वो काम करेगा, वो आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि उसके लिए चाहिए क्या, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये आएगा स्पेसिफिकेशन के अंदर। एक सोशल मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशल वर्क की। ठीक है, आपने कुछ काम किया हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, या मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम किया हो, तो ये क्या है, ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस पोजीशन के लिए। दैट इज़ कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जो आप बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन या स्किल्स या डिग्री, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके सर, थैंक यू। अब आता है प्रोसेस। जॉब एनालिसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो जॉब जिस जॉब को एनालाइज करना है उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, जैसे कि जो भी जॉब रोल है जिस पे हमारा फोकस होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी संस्था के अंदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का जो रोल है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि अब उस रोल पर जितने भी लोग हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जितने भी होंगे, अब उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे बाय इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या क्वेश्चन आर भेज करके, उनको मेल करके, ईमेल करके, किसी फॉर्म तरीके से हम उनसे डाटा कलेक्शन करेंगे। ओके, डाटा कलेक्शन मतलब होता है कि हम समझेंगे कि बेसिकली उनका टास्क क्या है, उनका वर्क क्या है, क्या क्या है, वो सब उस जॉब को लेकर के समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आएगा आपका एनालिसिस। अगेन वो जो रिसर्च वाला प्रोसेस है वही फॉलो हो रहा है, मतलब कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर टास्क अलग है। इसलिए एनालिसिस ऑफ द डेटा, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है उस डेटा आपने जो कलेक्ट किया उसको लेकर के। नेक्स्ट आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, जो हम लोगों ने अभी देख लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करना, प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना लेना, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। देन उसको रिव्यू करना और अपडेट करना। और ये जो स्टेप्स हैं ये फिक्स नहीं है, मतलब ये इसमें और भी ऐड हो सकता है बीच में मैंने बस एक फ्लो बता दिया कि जॉब एनालिसिस कैसे होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस भी ऐड होगा क्या?
बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो क्वालिफिकेशन है ना। जॉब के लिए चाहिए क्या, जैसे कि आप कोई मैनेजर है तो मैनेजर तो फ्रेशर को बना नहीं देंगे जो जस्ट कॉलेज से निकला होगा, उसके लिए तो अनुभव चाहिए ना, तो वो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ फॉर द जॉब। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। क्लियर? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, मतलब ये नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट ये फ्लो जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जॉब एनालिसिस कैसे हो रहा है। ओके, तो ये कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम लोग कवर कर लिए हैं इसमें। बाकी जो फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट एक्ट वगैरह है वो आप एक बार देख लेना नोट्स में से या कंपाइलेशन से पढ़ लेना। लास्ट पॉइंट क्या है, रिव्यू करना, उसको रिव्यू करना और अपडेट करना कि जो 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 जिस रोल के लिए हमने डेटा कलेक्शन किया है, जो अपडेट किया उसको अपडेट करना होगा ना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिव्यू करना, समझना, एवल्यूएट करना।